अब मैं आज के चैप्टर पे आती हूँ, डी एंड एफ ब्लॉक का डी ब्लॉक पार्ट। एफ ब्लॉक तो अगली क्लास में जाएगा ही, लेंथेनर रेटिनोइड, उसका आखिरी टॉपिक है। इसके कुछ ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनायन बहुत फेमस हैं, पॉपुलर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं सिर्फ दो ऑक्सा एनायंस को ले रही हूँ क्योंकि आज मेरे को चैप्टर खत्म नहीं करना था। सिर्फ दो ऑक्सा एनायन को टेस्टफुली एक एक लाइन एनसीईआरटी की, कि ये टॉपिक तुमको पढ़ना ना पड़े, और अगर आपके टाइम से लाइट आ गई तो उसका टेस्ट भी आपको दिया जाएगा आज। सबसे पहला ऑक्सा एनायन जो आप बहुत पहले से जानते हैं, दैट इज K2Cr2O7। K2Cr2O7 का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक एक लाइन नोट होगी क्योंकि एनसीईआरटी में चक्कर खा के गिरोगे अगर ये टॉपिक वहां से पढ़ा तो। एक एक लाइन नोट होगी। सबसे पहले इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं इंडस्ट्री में या कहीं पर भी जहां भी, और आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि K2Cr2O7 आपके लिए कितना जरूरी है, लैब के लिए कितना जरूरी है। तो उसके लिए प्रेपरेशन में सबसे पहले मैं लेके आई, ये मैं रटा रही हूं और मेरा बस चला तो आज के टेस्ट में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाला है, प्रोडक्ट पूछूंगी बैलेंसिंग के साथ। तो क्रोमाइट ओर मिलता है नेचर में। क्रोमाइट ओर क्या होता है? आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड मिक्स्ड है। तो FeCr2O4 क्रोमाइट ओर है। ये मैंने जहां से भी मेरे को एक्सट्रैक्ट करने को मिला, पहाड़ तोड़े, माइंस बनाई, निकाल के ले आई। और अब इस क्रोमाइट ओर को, आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड है, आई होप फॉर्मूला याद हो गया क्रोमाइट ओर का। ये क्रोमाइट ओर आज मैंने स्पेशली ये सब इरेज करने के बाद दोबारा जब वो पिछले साल के बोर्ड के पेपर्स देखे 4-5, हर एक में बैलेंसिंग के साथ पूछा जा रहा है, तो मुझे वापस टेस्ट में डलवाना पड़ा। मैंने टेस्ट में बैलेंसिंग हटा दी थी, देन आई हैव टू रीराइट कि नहीं, बैलेंसिंग बोर्ड में मांगी गई है लास्ट ईयर के पेपर में भी। तो 4FeCr2O4 ये क्या है? क्रोमाइटोर। इसको मैंने सोडियम कार्बोनेट, ये आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट क्या है। सोडियम कार्बोनेट कोई कह सकता है, और मेरा सवाल आएगा यहां अलग कलर में, ये मेंशन मत करना, ये मैंने क्वेश्चन के लिए क्रिएट किया है कि सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट एक ही बात है, तो शायद हमें जरूरत पड़े तो हम पोटेशियम कार्बोनेट यूज करें, हम यूज नहीं करेंगे। यहां लिखा इसीलिए कि आपकी थोड़ी सी अटेंशन लेनी है मुझे, कि मैंने यहां कुछ लिखा है जिसके बेसिस पर एक सवाल आ सकता है। तो इस तरह से मैंने क्रोमाइटोर को सबसे पहला काम क्या किया, सोडियम कार्बोनेट और एयर, एयर मींस प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, ये तीनों दिए, तो इससे देखिए क्या बना, सोडियम क्रोमेट। हो गया काम, बस, थैंक यू। सोडियम क्रोमेट। चेक करिएगा क्रोमाइट और क्रोमेट में क्या फर्क है, वहां दो क्रोमियम थे, यहां एक क्रोमियम है। ऑक्सीजन सेम के चक्कर में Cr सेम नहीं करना, रटा रही हूं। तो ये मेरे पास सोडियम क्रोमेट बना येलो कलर का। बाय प्रोडक्ट्स देख लीजिए, पूरा पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, दैट्स इट, कुछ नहीं और पूछते। तो विद बैलेंसिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बोर्ड के पेपर में पिछले साल देखा है 4 और 8 इस तरह से, जो भी रिएक्शन है उसमें नंबर दे रखा है। पहले तो क्या बना, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मैं यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट ले रही होती सोडियम कार्बोनेट की जगह, क्योंकि बनाना पोटेशियम है, तो आप सोडियम के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने क्या चीज बनानी है, K2Cr2O7। तो उसका ही एक आइडिया आएगा अभी हमको, देखते हैं। ये मेरे पास क्या बना बच्चों, सोडियम क्रोमेट येलो कलर का। अब नेक्स्ट स्टेप, जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें अगला स्टेप क्या होगा, इस सोडियम क्रोमेट को लेके हम अलग जगह जाएंगे, जो कि येलो कलर का। सिर्फ एसिडिक पीएच देना है उसको। एसिडिक पीएच देते ही उसका कलर तो बदला ही बदला, येलो से ऑरेंज। बोर्ड का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, बोर्ड का नहीं, जेई का क्वेश्चन है। येलो और ऑरेंज कलर के बीच यहां पर क्वेश्चन मार्क है, क्या दो आप, pH 4 दे रखी। तो एसिडिक पीएच आपको देना है यहां पर, बाकी सारे न्यूट्रल और बेसिक दे देंगे, एक ही आपको एसिडिक देंगे, आपको वो पकड़ना पड़ेगा। एसिडिक पीएच देते ही सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा ही दिख रहा है ना, K2Cr2O7 की जगह Na2Cr2O7, ये उसमें कन्वर्ट हो गया, और मेरे पास अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं आया, सोडियम डाइक्रोमेट आया। तो इस बात को, क्योंकि ये जेई में काफी अच्छे से पकड़ा गया है क्वेश्चन, तो इस बात को मैंने दोबारा लिख दिया कि आप क्रोमेट को, येलो कलर को अगर एसिडिक पीएच देते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज कलर। और वो ऑरेंज कलर किसकी वजह से होगा, डाइक्रोमेट की वजह से, एसिडिक पीएच। इतना याद रहेगा सबको, आई होप साथ साथ नोट हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इन्वर्टर कब तक इस बोर्ड को उठाएगा।
तो यहां पर ये सवाल आता है कि ठीक है, अभी तक तो आप सोडियम डाइक्रोमेट ही लिए बैठे थे, बनाना तो पोटेशियम डाइक्रोमेट था। तो सोडियम डाइक्रोमेट को फिर KCl में डिसॉल्व किया गया, क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट तो देना था, चाहिए तो K2Cr2O7। फिर सोडियम डाइक्रोमेट को मैंने KCl के साथ डाइजेस्ट किया, रिएक्ट किया, और उससे मेरे को ऑरेंज कलर के क्रिस्टल निकल के बाहर आए, दैट इज K2Cr2O7 प्लस 2NaHCl। सवाल ये आता है, आपने इतना लंबा मेथड किया, आप टाइम और पैसा बचा सकते थे, आप सोडियम कार्बोनेट जो पहले स्टेप में लिया था उसकी जगह सीधे पोटेशियम कार्बोनेट ही ले लेते। पोटेशियम, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था कि किसी को तो लगेगा एंड में आके कि पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं लिया। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, नॉट टू माइंड, वो घर जाके जरूर नोट करना है। जब भी पढ़ेंगे इन्हीं नोट से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक शब्द पकड़ लिया है मैंने इजी लैंग्वेज में। अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह पर पोटेशियम कार्बोनेट ले लेती स्टेप 1 में, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाता, अगले स्टेप्स की जरूरत ही ना पड़ती, डायरेक्ट K2Cr2O7 आ जाता। बट नॉट प्रेफर्ड, वाई, क्यों नहीं मैं ले सकती? एक फ्रेज लिखा हुआ एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट K2C, मतलब यहां पर आप इसका यूज करते, ये जो बन रहा है ना आपके पास सोडियम डाइक्रोमेट, आप चाह रहे हो इसकी जगह सीधे पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता। बट द पॉइंट इज, ये जो बना ना येलो कलर वाला Na2CrO4, ये इतना सॉल्युबल है कि इसको सॉल्युबल करके मैं उस पूरे से बाहर निकाल के लाई थी। अगर पोटेशियम क्रोमेट बनता ना, यहां पर पोटेशियम क्रोमेट इज लेस सॉल्युबल, तो एसर्शन रीजन आए, एनसीईआरटी का ये फ्रेज यूज करना पड़ेगा मेरे को, कि क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के कंपैरिजन में पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम क्रोमेट की जगह अगर मैंने पोटेशियम क्रोमेट बनाया होता, पोटेशियम क्रोमेट इज लेस सॉल्युबल देन सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट इतना सॉल्युबल था कि वाटर के सहारे में इसको बाहर निकाल लाई। पोटेशियम क्रोमेट इतना कम सॉल्युबल होता कि मैं इसको इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती, मेरा नुकसान और इंडस्ट्री नुकसान नहीं झेलेगी, आउटपुट कम नहीं पॉसिबल हो पाएगा, इसीलिए मैं नहीं यूज कर पाई। सो इसका सिंगल फ्रेज में रीजन है, बिकॉज सोडियम क्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम क्रोमेट। तो आपके नोट्स के कंप्लीशन के लिए मैं यहां लिख रही हूं, बिकॉज सोडियम क्रोमेट इज मोर सॉल्युबल। इसके बाद भी जरूरत लगेगी आपको कुछ की, तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे, आप हमसे बात करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, तो आपको याद आ जाएगा। सो इसका रीजन ये है, यानी कि अब सारा ध्यान अगर आप देखो तो मेरी तरफ से जाना चाहिए येलो और ऑरेंज कलर पे। लास्ट क्लास में कलर को लेके बात हुई थी और मैंने कहा था ये आ रहा है अभी। तो अब क्या हम सब, ये तीसरा स्टेप हो गया हमारे पास। तो पहला स्टेप क्या था, लर्न करें अगर हम, कौन सा और लाई में आपके लिए, क्रोमाइट और। क्रोमाइट और को Na2CO3 दिया, उससे बना सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को मैंने फिर एसिडिक मीडियम दिया, उससे क्या बना, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को मैंने क्या किया, एसिडिक मीडियम फिर दिया, तो मेरे को उससे क्या मिलता, सॉरी KCl से रिएक्ट कराया सोडियम डाइक्रोमेट को। KCl से जब रिएक्ट कराया तो उसके Na की जगह कौन आ गया, K, और मेरे पास ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स निकल के आए K2Cr2O7 के। 3 स्टेप की प्रिपरेशन। अब यहां पर बनते ही मेरा ध्यान इस चीज पे आता है कि ठीक है, चलो तुमने जो येलो और ऑरेंज कलर दिए ना, उसके बारे में बात करते हैं। एक तुम लोगों को क्रोमेट दिया था, एक तुम लोगों को डाइक्रोमेट दिया था। प्रिपरेशन से बाहर निकलो। क्रोमियम की नॉर्मली ऑक्सीडेशन, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D5 4s1। अगर तुम इन दोनों में मेरे को बता सको ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम वेटिंग। क्रोमियम की ऑफ कोर्स, इन दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बता सको। पॉजिटिव 6, 8 नहीं होगी, और इसमें भी 6। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलती है, +6 और +6 मींस व्हाट, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, पेयर्ड, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग बना रखी है इसने, तो इसने तो मान लो दे दी है अपने। जब कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी फिर, इफ दीज आर कैटायन, मेटल तो कैटायन ही बनाने हैं, तो हम जानते ही हैं। इफ दीज आर कैटायंस और ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो कलर दिखाने के लिए तो मेरे पास, अगर आप देखो कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे क्या बचा, आयंस, D0 कॉन्फ़िगरेशन।
लास्ट क्लास में यही बात हुई थी ना कि आपको बहुत सारे आयंस दे रखे हैं, उनके सामने उसका कलर दिया हुआ है। तो जो स्कैंडियम सॉल्ट्स आर कलरलेस, तो आप बोलोगे क्योंकि स्कैंडियम सॉल्ट जो है वो +3 है, सारे इलेक्ट्रॉन उड़ गए, D0 कौन कलर दिखाएगा? DD ट्रांजिशन के लिए कलर तो छोड़ा ही नहीं। और आप अगर याद रखो, DD ट्रांजिशन कोऑर्डिनेशन में हमने की थी, तो कलर कौन दिखाता है? वो जो अनपेड, चाहे एक भी छूट जाए वो कूद के जाता है। यहां तुमने एक भी नहीं छोड़ा अनपेड, सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कूद के जाने के लिए बचा नहीं, इसीलिए मैंने D0 कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, क्योंकि अनपेड कोई नहीं बचा, सारे पेयर्ड हैं, चाहे कोवेलेंट बनाए चाहे आयोनिक बनाए। सो फिर भी ये कलर क्यों दिखाता है? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। यहां पर कलर दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी DD ट्रांजिशन की थी ही नहीं। एक फिनोमिना आता है जो अगेन आज की क्लास में नहीं लिया जाएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए ही मैंने एक अगली क्लास प्लान की हुई है, जिसको कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। कुछ होता है, ये अभी आप समझ लो, बस हवा में कुछ चार्ज ट्रांसफर होता है बस। कुछ एक फिनोमिना होता है चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से K2Cr2O7 या KCrO4 या AgCl व्हाइट कलर PPT पिछले साल से पढ़ते आ रहे हैं, और Ag की इसमें देखो तो ये तो आयनिक है +1। Ag में तो सारे, Ag क्या है? कॉपर, कॉपर के नीचे आता है, तो सिल्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? N-1 D10 4, सॉरी NS1, कॉपर के साथ मिलाऊं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी। Ag+ का मतलब क्या है? ये हट गया, उसमें भी D10, यानी D0 और D10 वाले भी कलर दिखा सकते हैं, वो सिर्फ इसी ब्लॉक में है, दैट इज D ब्लॉक। उनमें एक स्पेशल फिनोमिना होता है चार्ज ट्रांसफर, जो आज नहीं ले रही, लेकिन उसके केसेस पहले सारे याद करा दूंगी, ताकि चार्ज ट्रांसफर उस दिन समझना बहुत आसान हो जब चारों केसेस आपके हाथ में हो। तो AgCl भी कलर क्यों दिखाता है? DD ट्रांजिशन, नॉट पॉसिबल। तो ये पास्ट ईयर जब आप करोगे काफी मिलेगा ये क्वेश्चन, कलर के ऊपर, DD ट्रांजिशन के ऊपर काफी ये क्वेश्चन मिलता है कि इनमें से किस में कलर इज नॉट ड्यू टू DD ट्रांजिशन, इनमें से किस में कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये बहुत मिलता है क्वेश्चन, काफी कॉमन है। तो AgCl हो या ये दोनों भाई हो, इनमें कलर किसकी वजह से? कोई है एक चीज पता नहीं क्या, जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। नाम से पता लग रहा है कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, वो बाद में बात करेंगे। तो क्लियर है सबको ये? अब K2Cr2O7 के दिमाग में आप उस बात को ले पाएंगे कि K2Cr2O7 का मतलब क्या है? ऑरेंज कलर के क्रिस्टल जिसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, हर क्रोमियम की, और कुल मिला के कितने क्रोमियम है? 2। ये याद यहां से होना चाहिए। तो आई होप ये जो लोग नोट कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूं मैं इतना ज्यादा बोलूं एक बार एक चीज को कि आपको नोट करने का टाइम भी मिल जाए, और जो सुन रहे हैं उनको बार बार सुन के याद भी हो जाए। चलिए, तो अब मैंने वही कलर फॉलो करने की कोशिश की ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? हम उसका उल्टा दे दिया। एक्चुअली जब मैंने कहा जेई में ये बहुत बार आया हुआ है, अगर आप बोर्ड्स देखें, बोर्ड का पेपर 2-3 साल पहले का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या है। पिछली स्लाइड पे एक बार दोबारा देखें, पिछली स्लाइड पे सिर्फ आपको याद कराने के लिए, येलो कलर से ऑरेंज कलर हो जाता है एसिडिक मीडियम में। तो अगर मेरे को ऑरेंज को वापस येलो में लाना हो तो क्या करूंगी? बेसिक मीडियम। अच्छा, येलो ऑरेंज बोल रही हूँ कि मेरे लिए आसान है बोलना, बट आप क्या बोलोगे? क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाता है एसिडिक मीडियम में, तो कोई मेरे को डाइक्रोमेट से क्रोमेट में ले जाने को कहेगा तो मैं क्या करूंगी? बेसिक मीडियम। ये मिलने वाला है आपको क्वेश्चन। तो वही चीज बार बार लिखी है, कोई उसमें फर्क नहीं है। इसी को दोबारा पता नहीं क्यों लिख दिया है मैंने, बट लिख दिया है। तो यही यही बात घुमा के फिरा के आपसे पूछते रहेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर पे कितना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। पूछने वाले इसको केमिकल बॉन्डिंग में पूछ लें, पूछने वाले इसको D&F में पूछ लें। चेक, येलो कलर का क्रोमियम का कंपाउंड जो मैंने लिखा है क्रोमेट, वो क्या था? Cr के साथ 4 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे आया होगा, बट अब हम बड़े हो गए हैं बॉन्डिंग में, मैंने सीधे यहां लगा दिया। और ऐसे ही डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखो, इसमें मेरे को कितने ऑक्सीजन सेट करने थे? 7। तो बड़ा ऑब्वियस है, अब यही करेंगे और कुछ बचता नहीं। ये भी एक बार का सवाल है, हाउ कैन यू से इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, क्रोमियम और ऑक्सीजन, इसमें एक ही तरह का। देखो, इस रूम में एक फैन भी है, वहां एक फैन भी नहीं है, वहां काफी बच्चे हैं, यहाँ बच्चे फिर भी कम हैं। आप नहीं नहीं फैन चलाओ, कोई रोक नहीं है जब तक चल। आप लोगों की आवाज बहुत आ रही है, आई नो मेरी भी बहुत आ रही होगी, राइट? थोड़ी सी कम कर लो अपनी आवाज बस।
क्योंकि आज दरवाजा खोलना मजबूरी है थोड़ी सी, क्योंकि टेस्ट चल रहा है, सवाल ही नहीं पता होता आवाज आने का, है ना जी। दो तरह के क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, ये मुझे कुछ बच्चों के डाउट से लास्ट ईयर मिला कि किसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, इमीडिएटली आई इंक्लूडेड इन माय स्लाइड कि ये तो पूछने वाली बात। कैसे वन टाइप ऑफ बॉन्ड है भाई, ये डबल है ये सिंगल है जी, रेजोनेंस हो जाएगी, बिल्कुल सही। रेजोनेंस के बाद सारे ही बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो शायद 1.3 या 1.2 या 1.4 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने पे क्वेश्चन दिया है मैंने माइनर टेस्ट में, जिसको नहीं आता होगा वो डाउट सेशन में आके वो सीख ले। माइनर टेस्ट का फायदा यही है कि मेरे से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकला, बताओ तुरंत, डोंट वेट फॉर सम अदर डे। यहाँ पे टू टाइप्स, यहाँ पे तो सारे एक ही टाइप के, टू टाइप्स कैसे, ये रेजोनेंस में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एक बॉन्ड लंबे वाला तो होगा ये, राइट, ये तो लंबा बॉन्ड होगा, बाकी के तीनों बॉन्ड इधर और तीनों इधर, 6 बॉन्ड, छहों के छहों सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की लेंथ शो करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर पे अगर क्वेश्चन मेरा बस चलता, डी एंड एफ पढ़ाया नहीं था मैंने तब तक, बॉन्ड ऑर्डर पे देती, अगर मैंने पढ़ा रखा होता तो मैं K2Cr2O7 में आपसे क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछती। कितना अच्छा क्वेश्चन बनता, कहने को तो बहुत आसान है लेकिन उस वक्त सोच पाना, इसीलिए टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड और वन टाइप ऑफ बॉन्ड ने मेरा वो सब कुछ कवर कर लिया जो मैं बताना चाह रही हूँ। क्लियर एवरीवन? तो चलिए हो भी गया होगा। अब K2Cr2O7 की लास्ट चीज जो मुझे करनी है, दोनों ऑक्सानाइन की यही करना है, प्रेपरेशन, स्ट्रक्चर, कलर, वजह कलर की, चार्ज ट्रांसफर और उनका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना। यहां से थोड़ा आप याददाश्त रटना बढ़ाएंगे, मेरी कोशिश है आज मैं टेस्ट ले पाऊं। जब भी आप देखोगे K2Cr2O7, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सारी लाइफ +1 है, वो हमेशा स्पेक्टेटर आयन की तरह बिहेव करेगा, ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना लूज करेगा। के पॉजिटिव का एक ही काम है, वो के पॉजिटिव की तरह ही रहेगा, उसको रिड्यूस करने वाले मेटल तो बने ही नहीं है, लिथियम पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसे कोई रिड्यूस करने आ भी नहीं सकता, वो अपना के पॉजिटिव है। तो मैंने के पॉजिटिव हटा दिया, आई होप इट्स ओके विद अस। अगर टेस्ट में मैं यहाँ K2 दे दूं तो चलेगा, 2 नेगेटिव हटा के, तो बस इसकी आदत डाल लीजिएगा। तो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हाफ इक्वेशन इस चैप्टर में कहा है, याद कर लो। लेकिन जब मैं रेडॉक्स की बैलेंसिंग कराती थी तो मुझे ये बैलेंसिंग के अंदर कराना पड़ता था। रेडॉक्स टाइट्रेशन जब आप पढ़ते हो तो कहा जाएगा याद कर लो, फायदा होगा। अब देखिए क्या, हाउ एंड वाई, बोर्ड का क्वेश्चन, वाई दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज ऑफ दिस का मतलब क्या है, जैसे ही आप K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम देते हो, इसके दोनों क्रोमियम कुल मिला के जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 एंड +6 ईच, वो इमीडिएटली किसी सामने वाले से 6 इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। आप अल्कोहल लाओगे तो सीधा एसिड बन जाएगा, आप जानते हो। 6 इलेक्ट्रॉन छीन के दोनों क्रोमियम आपस में 3-3 बांट लेते हैं और दोनों क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, 3। क्योंकि यहाँ पे 7 है, आप ये नहीं कह सकते मतलब ये हमसे रटा नहीं जाता, मैं आपको पूरी ट्रिक्स दे रही हूँ रटाने की। 7 ऑक्सीजन है तो कितने वाटर होंगे, बस जैसे ही 7 वाटर लिख दिए, कितने प्रोटॉन्स हैं, कुछ नहीं रटना आपको, 14 प्रोटॉन भी आ गए मेरे पास, 7H2O भी आ गए मेरे पास। हाँ, ये +6 और +3 वाली बात है, वो अकल की है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है, मेरे 3 टॉपिक कवर होते हैं। इन केस बैलेंसिंग आ गई रेडॉक्स की, आधी इक्वेशन की बैलेंसिंग होगी तो आधी तो आप, वही बैलेंसिंग ही है बेसिकली ये टॉपिक जो चल रहा है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में मुझे इतना इजी हो जाएगा आपसे डिस्कस करना, क्योंकि मेरे को 15 मिनट देने M1V1 = M2V2 कराने के लिए, क्योंकि बैलेंसिंग करते ही फिर तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को रिलेट ही करना है। तो क्यों ये चीज इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, E0 दे दिया, आपके लिए जरूरी नहीं, आप याद रखो इसका E0, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टेबल में देखेंगे अब मिलेगा आपको इसका E0, अभी तक तो दिखवाया ही नहीं था। अगर मुझे पूछा जाता है व्हाई हाउ इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहले तो मैं ये लाइन लिखूंगी 1 नंबर के क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। ये हाफ सेल क्या है, रिडक्शन हाफ। एक एग्जांपल देना बनता है, फॉर एग्जांपल आयोडाइड ले आइए, इसके सामने वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी लिखना मत, ये अगली स्लाइड पे हैं सारे एक एक करके। आयरन का कोई भी फेरस सॉल्ट ले आइए, वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। टिन का सॉल्ट ले, टिन की ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेड नहीं दे सकती थी मैं, क्योंकि लेड +4 होता ही नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। टिन +2 से क्या कर लेगा,
+4 बना लेगा। एक एग्जाम्पल देना बनता है, आप नहीं देते हैं तो अगले ही क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जाम्पल। तो सबसे ज्यादा पिछले 4 सालों में 12th बोर्ड पेपर में जो आ रहा है, मैं अब उस हिस्से पे जा रही हूँ। ना तो वो कलर पूछ रहे हैं ना कुछ, इस हिस्से से, क्योंकि 3 ही टॉपिक हैं और 7 नंबर का है, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो मिलना है कि शो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडीन बाय K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7 शो करो जी। अब शो करना है तो इतनी इक्वेशन रट तो नहीं सकती, 13-14 इक्वेशन है मेरे पास आज, तो कैसे क्रिएट करनी है? दिस इज ऑल बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स जो आपने करी, वो पूरा यही है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में दिया K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज कराइए आयोडीन को, आयोडाइड को आयोडीन में। पहले तो मुझे पता हो आयोडाइड होता क्या है। ये होता है आयोडीन। बिल्कुल ऐसे करना जैसे जीरो से कर रहे हैं, ये किसी के प्रेशर में मत आना, इसको आता है तो मेरे को भी आता होगा, मुझे नहीं आता, मेरे को बिल्कुल शुरू से करना है। आयोडाइड का मतलब आई नेगेटिव, आयोडीन का मतलब I2। कोई हटके एग्जाम्पल आ गया ना जेई नीट में तो बचे रहोगे अगर इस तरह से करोगे तो आयोडाइड से आयोडीन, ठीक है जी, ये ऑक्सीडाइज करना है। मुझे पता है K2Cr2O7 जिस कंटेनर में डालोगे उसका बिहेवियर यही रहेगा, चेक। ये वही इक्वेशन है जो पीछे बताई थी। आज के टेस्ट में अगर मैं दूंगी तो आपको ये खुद बनानी पड़ेगी, राइट? तो 14 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये 2 चीज याद कर लो, बाकी तो फिर क्या ही है। मतलब सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन और ये याद कर लिया, 2 क्रोमियम +3 बना लोगे, 7 H2O बना लोगे, 14 प्रोटॉन बना लोगे। ये तो आपस में ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आयोडाइड को क्या करना है? आयोडीन। आयोडाइड को आयोडीन में करने के लिए आयोडीन का फॉर्मूला I2, जैसे ही मैंने ऊपर लिखा मुझे पता चल गया 2 I चाहिए होंगे। तो आपको याद हो बैलेंसिंग में कहते थे पहले उसे बैलेंस करो जो खुद ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है, तीसरा स्टेप तो यही होता था। तो मैंने पहले इसको बैलेंस किया, अभी 2 आयोडाइड से एक आयोडीन मॉलिक्यूल बना। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ, चेक। -1 से किस में गया? 0। यूजुअली यहां पे बच्चे लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, बस वो ही गलती से बचना है मेरे को। आपको फील आ रही होगी रिडॉक्स चैप्टर चल रहा है। यहां पर 2 आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हुए हैं, यानी 2 आई मॉलिक्यूल -1 से दोनों के दोनों 0 में गए, तो प्लीज राइट 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपसे यहां पे सिर्फ एक गलती होनी है बस। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, लेकिन ऐड करने से पहले हम क्या करते थे, वो जो हमारी बैलेंसिंग वाली मेथड होती थी, आयन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करो भाई, इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो उसके लिए मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। देखना मैंने नेट लिखा है नीचे, दिस इज माई बैलेंसिंग। अब देखना पास्ट ईयर जेई में बैलेंसिंग मिलेगी आपको, पास्ट ईयर नीट में मिलेगी, ऐसे करना। वो वाले स्टेप से जिसको आती हो, कर चुके हो, वैसे करिए। लेकिन एटलीस्ट घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बार ऐसे करके देखना कि क्या आपको उन स्टेप्स की जरूरत है भी। मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है? बैलेंसिंग ऐसे ही करना, और ये मौका मैं दूंगी जब रिडॉक्स का टेस्ट आएगा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? आपका गड़बड़ हुआ तो वापस क्लासिकल तरीके पे चले जाएंगे। क्लियर? सबको याद हो गया? ये मेरे टेस्ट में मिलेंगे आज, ऐसे ही क्रिएट करने होंगे। रटना मत, क्रिएट करना, उसका फायदा रहेगा। रटा हुआ 2 दिन में भूल जाओगे। अब आता है सेकंड एग्जांपल, 3 दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मैं तीनों लेने की कोशिश कर रही हूं। सल्फाइड से सल्फर। सल्फर तो मेरे को पता है अकेला ये, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो 0। सल्फाइड जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। कोई हाइड्रोजन सल्फाइड दे आपके लिए आसान होता है। बोर्ड में अभी जैसे आज देख रही थी मैं टेस्ट बनाने से पहले, हाइड्रोजन सल्फाइड ना देके सीधे सल्फाइड आयन दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी की हेडिंग में सल्फाइड बोला हुआ है। एनी सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड दे देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड दे देंगे, बात तो एक ही, ऑक्साइड O-2 होता है, वैसे ही सल्फाइड S-2 होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड दें, सोडियम सल्फाइड दें, वो तो स्पेक्टेटर आयंस ही हैं, उन्हें तो उड़ा दो। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो स्पेक्टेटर ही रहते हैं हमेशा। इससे ये बनना है। अब इसमें बैलेंसिंग का भी चक्कर नहीं, एक ही एक सल्फर है दोनों साइड, तो अब मेरे को ये बनाना है। फिर से देखना, सेम इक्वेशन लिखी मैंने, और इसके नीचे मैं H2S लिखूं या सिर्फ S लिखूं, वो मेरी मर्जी, क्योंकि H का कोई खास रोल होना नहीं है। मान लीजिए मैंने H2S लिखा, मेरे क्वेश्चन में H2S था। अब मेरे को चेक कराओ, एक सल्फर -2 से 0 गया तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन किए। यहां मैंने 2 प्रोटॉन क्यों लिखे? क्योंकि इधर H2, बिकॉज आई एम कवरिंग बैलेंसिंग ऑल्सो, इसीलिए मैंने स्पेक्टेटर आयन डाल दिया। क्योंकि आपको पता है H और O का एक अलग स्टेप होता था, आपको उससे बचाने के लिए यहीं पे कर दी मैंने चीज। मुझे बताना किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? अपनी कॉपीज में इसका ओवरऑल लिखो या मेरे को यहां हेल्प करो, मैं लिख देती हूँ।
इसमें ना एंड में मेरे को एक चीज चेक करानी है आपसे, बस इसीलिए लिखवा रही हूँ। यस, वो मेरे को चेक कराना है। जिस दिन वो हो गया ना, आपको थोड़ा ये तसल्ली हो जाएगी कि मैम जो कह रही है सही कह रही है। बस वो सही करवाना है। अभी क्या बचा, प्रोटॉन बचे ना, 6 प्रोटॉन लिखो +7 H2O। चेक करो दोनों साइड के अगर H बैलेंस है, माई बैलेंसिंग इज डन। दोनों साइड के H बैलेंस्ड है। कुछ गलती की है? क्यों? तो तुम ही लोगों ने करी है गलती गिनने में। मैं मान ही नहीं सकती इस मेथड से बैलेंसिंग सही ना हो। या तो मल्टीप्लाई करते हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया लिखने में, या तुम गिनती में गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर H बैलेंस्ड है, बैलेंसिंग इज डन। तो जब हम बैलेंसिंग कराते हैं +1 में, मजबूरी होती है स्कूल पेपर की। और हमेशा मैं ये कहती हूँ, तुम जब 12th का D&F ब्लॉक पढ़ोगे, तुम्हारे को बैलेंसिंग टोटली हटा देनी चाहिए। पता नहीं सिलेबस में बाकी बकवास चीजें रख दी हैं, जैसे कि रेडॉक्स की बैलेंसिंग, और काम की चीजें काट दी हैं जो आगे दिक्कत देती हैं। ये आपकी रेडॉक्स बैलेंसिंग तो कटी जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग ही तो चल रही है। आई फाइंड दिस मेथड क्वाइट रिलेटेबल, इजी, एंड इट इज माई पर्सनल चॉइस। आप अपने क्लासिकल तरीके से भी कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में बोर्ड में आया, आपको इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप वहां बैठ के वो बैलेंसिंग के स्टेप्स नहीं कर सकते, टाइम नहीं होगा। 1 नंबर में आता है ये। डन, क्लियर, आगे चलो। ये करना तुम लोग अपनी कॉपी में, मैं ना करूं तो करो, या हवा में करो, और मुझे ओवरऑल चाहिए। अगलों ने अब ये भी नहीं बताया SnCl2 किस में, क्यों बताएं, पी ब्लॉक पढ़ा दिया, 10+4 में जाता है। आयरन भी नहीं बताया, क्योंकि आयरन की 2 ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट क्लास में डिस्कस होगी, +2 और +3। ये मेरे लिए है, अब मुझे चाहिए। ये आपने दे दिया ना बच्चों। मतलब हम D&F ब्लॉक चैप्टर सिर्फ एक वजह से लास्ट में कराते हैं। अभी तक क्या आया है ऐसा, पिछली क्लास का तो कुछ भी नहीं था। दीज ऑक्सो एनाइंस, इसमें 15-20 इक्वेशन रटानी होती है, एंड में कराते हैं, आती जरूर है। ये हो गया तो D&F हो गया। अगली क्लास में फॉर्मेलिटी रखी हुई है मैंने। बताइए इसका आंसर। आई नीड इट क्विक, 1 घंटा नहीं है मेरे पास। लिखती हूँ, चलो पहले तो उस हिस्से को लिखते हैं। Cr2O7, 2 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन होते थे वो, लेट्स कीप इट मेंटली। रुको रुको, पहले उस हिस्से को, 14 प्रोटॉन होते थे ना। 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रही मैं, प्लस अभी मैं जगह छोड़ रही हूँ, जितना भी 10 लिखना होगा लिख देंगे। अभी नहीं लिख रही मैं, कि किसी को ये भी पता चले कि हवा में करना भी है तो कैसे करना है। और यहां पर मुझे पता है 10+4 बनेगा, और 2Cr+3 बनेंगे, और शायद 7H2O था बच्चों। अब देखो इसने यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल दिया था, 6, और इसने कितने का दिया है, 2। तो क्या करूं, खत्म। पिछले वाले को मैंने कितना छोटा कर दिया। आदित्य, व्हाट्स द इशू? क्लियर, समझ आ गया? इसी तरह से ये वाला करना। तो मैं देखूं मेरे बच्चों का, इसलिए 1 नंबर का आता है, टाइम बचता है कि नहीं। अगला करना ऐसे ही। यस यस, मैंने तो अपना टाइम बचाया बिल्कुल। रेदर बोर्ड में लिखना प्लीज। मेरा क्वेश्चन मैं अगर बदल देती हूँ तो चिढ़ने वाला किसी बात पे भी चिढ़ के नंबर काट सकता है। यहाँ SnCl2 ही लिखना। ये मैंने लिखा है कि मेरे को वो +2 दिखाना था। तो लेट मी डू इट। कहीं आप लोग लो जी, चेक कर लो। मेरी तरफ से ओवरऑल रिजल्ट आ गया, कंप्लीट रिएक्शन आ गया। और ये लगातार 4-5 साल के बोर्ड के पेपर में इन्हीं में चॉइस आती है। ऊपर 2 अलग इक्वेशन, नीचे 2 अलग इक्वेशन, किसी एक को भी पकड़ लो। और ऐसा करते हैं, एक KMnO4 की, एक K2Cr2 की, नीचे भी वही, कि आप एक भी चीज छोड़ के आओ तो पकड़े जाओ। करिए लास्ट वाली। हो गया। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल था, तो उसमें अंडरस्टूड है आपने 6 से किया होगा। ये खुद लिखना है तो मैं लिख भी नहीं रही। ये खत्म हुआ मेरा पूरी तरह से K2Cr2O7। सेम इसके ऊपर अब आता है मेरे पास KMnO4। यहां तक किसी को कोई इशू? क्योंकि आज मैं स्लो स्पीड को पकड़ रही हूं इंटेंशनली, क्योंकि टॉपिक फ्रेश है आपके लिए और इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई इशू है तो अभी बोलिए। आगे चले अगले पे। अगला मेरे पास आता है पोटेशियम परमैंगनेट। जरा इतना लिख लेना, लिखने से शायद मुझे पढ़ाना ना पड़े। अगर आप लिख लेंगे तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। साहिल, पानी पकड़ा दियो मेरे को यार। हाँ, लाल दवाई है। क्यों?
हाँ, लाल दवाई नहीं दे रही तुमको, अब उसके आगे की चीज दे रही हूँ। फिर भी याद नहीं होता, पिछली क्लास में कलरलेस बोल बैठे थे। तो तुम लोग डिजर्व करते हो 8 बार सुनना। बोला था ना कलरलेस, मेरे कानों तक तो सबका कलरलेस पहुंचा था। थैंक यू। नोट करिए, पायरोल्यूसाइड, और पिछला और कौन सा था? फॉर्मूला क्या था क्रोमाइट का? FeCr2O4। और ये क्या हुआ? पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड का फॉर्मूला क्या है? ये तो इजी है, MnO2, राइट। पायरोल्यूसाइड और को हमने KOH और O2 के साथ रिएक्ट कराया तो ग्रीन कलर का K2MnO4 बना। ये अभी मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, जो भी है खैर, ग्रीन कलर का K2MnO4 बना। अगले स्टेप में क्या किया है बच्चों मैंने? इसका पीएच एसिडिक किया और उससे डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है, देखिएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में भी गई है और +7 में भी गई है। ग्रीन कलर से नाम लिखा है, उधर पर्पल कलर से नाम तो नहीं लिखा क्योंकि हेडिंग ही पोटेशियम परमैंगनेट की थी। रट लो पहले इसको। पिछले में क्रोमेट से डाइक्रोमेट था, येलो से ऑरेंज, यहाँ ग्रीन से पर्पल है, और पर मैंगनेट बनता है किससे? मैंगनेट से। मैंगनेट से पर मैंगनेट, दोनों में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पे निगाह डालिए। पर +6 अगर मैंगनीज दिखा रहा है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में? 1। तो इसका कलर तो जस्टिफाइड है ग्रीन। लेकिन +7 जब दिखा रहा है, अगर सब लोग देख पा रहे हो, KMnO4 +7, हाँ जी बच्चा, एसिडिक और न्यूट्रल, मतलब बहुत ही कम एसिडिक कंडीशन दी, जो लगभग न्यूट्रल। इसी में अब सबसे ज्यादा मेरी जान खपने वाली है, ये वाली चीज अब आपको धीरे धीरे पता चलेगी। या एसिडिक दीजिए या स्लाइटली एसिडिक दीजिए, काम हो जाएगा, बेसिक नहीं होना चाहिए, इसीलिए न्यूट्रल लिख दिया। तो अब आप लोग देखिए, KMnO4 में +7 जब है तो मैंगनीज की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d5 4s2। अब अगर उसके वैलेंस शेल में 3d5 4s2 है, सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, तो देयर इज नो अकेला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। स्टिल इट इज शोइंग, कोई ऐसा वैसा कलर नहीं दिखा रहा है, ये पर्पल, डार्क फास्ट पर्पल कलर दिखा रहा है। अगेन द कॉन्सेप्ट फिनोमिना, चार्ज ट्रांसफर, यहां भी वही लगा होगा कि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डीडी ट्रांजिशन नहीं है, फिर भी कलर क्यों आ रहा है? कलर एक और फिनोमिना की वजह से आ रहा है। तो ग्रीन पेन चल रहा है लोगों का, जल्दी जल्दी करो भाई। अब अगली चीज मुझे क्या करनी है? इनके स्ट्रक्चर, जो लोग खाली बैठे स्ट्रक्चर सोचना, MnO4 का, MnO4 2 नेगेटिव का और MnO4 1 नेगेटिव का। फर्क देखो तो सिर्फ एक ही है, एक जगह K1 है और एक जगह K2 है। स्ट्रक्चर सोचना और देखिए हमसे मैच करता है, वही एक ही टाइप का बॉन्ड होगा ऑक्सीजन और मैंगनीज का, कि 2 टाइप के होंगे? सब आएंगे वही सवाल। चलो देखते हैं। चेक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें छूटा, अभी जो आपने बताया D1, उसकी वजह से इसमें ग्रीन कलर है, लेकिन उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक भी है। अब मैं जब आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला मैग्नेटिज्म पूछती हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन बनता है, चूज पैरामैग्नेटिक, या कितने इसमें से पैरामैग्नेटिक हैं। 8-10 एग्जांपल दे दिए इंटीजर टाइप में और आपको चूज करने को दिया, नीट में उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना दिए। O2, O2+, O2- वाले केस दे सकती हूँ उसके अंदर, एक ये केस सकती हूँ, और कौन सा केस दे सकती हूँ मैग्नेटिज्म में? मैं कौन सी चैप्टर से? एक मैंने दे दिया आपका केमिकल बॉन्डिंग MOT से, एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन से कि सिस्प्लेटिन दे दिया, एक और कोई मैंने निकल कार्बोनिल दे दिया, जो मेरे मन है। ढूंढिए किस ऑप्शन में सारे पैरामैग्नेटिक एक साथ हैं। चारों ऑप्शन में 3-3 दे दिए, एक में O2, एक में O2+, एक में O2-, और एक में, तीनों में एक एक दे दिया आपको मैंने कोऑर्डिनेशन का। तीनों में एक एक इधर से उठा के दे दिया, नन ऑफ द अबाउ चौथी ऑप्शन दे दी। हम तो उसमें ही सोच लेंगे क्या करें इसका। तो जब मेरे को इसीलिए फुल इनऑर्गेनिक का टेस्ट लेना पड़ता है, पिछले 3 साल से ही शुरू किया, कि हम चैप्टर वाइज सोचते रह जाते हैं और उस वक्त वहां पे चैप्टर वाइज आता नहीं। तो आपको पैरामैग्नेटिक में इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर में भी तो पैरामैग्नेटिज्म है। किसमें है? आपके सामने आ गया, मैंगनेट में। पर मैंगनेट में ना कोई अनपेड बचा तो डायमैग्नेटिक है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर भी कलर तो है ही, खैर वो हम बात कर चुके।
सो आई होप ये स्ट्रक्चर सबके पास बन गए। इसमें तो सारे बॉन्ड वन टाइप के होंगे, रेजोनेंस इज पॉसिबल, क्योंकि इसमें दो मैंगनीज नहीं है। K2Cr2O7 में दो दो क्रोमियम थे, उनके बीच में एक ऑक्सीजन फंस गया था, इसलिए वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। आई होप आप उसी फ्रीक्वेंसी से सोच पा रहे हैं जिस हिसाब से मैं जाना चाह रही हूँ। क्लियर एवरीवन? आ जाए सबकी कॉपी में तो बताना। एनी इशू टिल हेयर मुझे बताइए। सिर्फ स्ट्रक्चर्स को लेके ये स्लाइड है। चलूं आगे? एवरीवन, किसी का रह गया हो? अब आखिरी चीज इसकी, और वो क्या कहती है, ये भी एक काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चेक, मैंने एसिडिफाइड लिखा है, लेकिन आप हमेशा KMnO4 को कैसे यूज करते थे? एल्कलाइन। यहां पर बस यही अब मुझे देखना है, मेरे को हेडिंग तो एसिडिफाइड नहीं लेनी चाहिए। यस, एसिडिक KMnO4 आज तक आपका डायरेक्ट सामना नहीं हुआ। आपने जब भी एल्कलाइन KMnO4 लिया है, आपने देखा ऑर्गेनिक में, आपने उसको एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया। और अगर मैं देखूं वो कुक वाले रिएक्शन जो होते थे कि बेंजीन रिंग पे कुछ भी लगा है, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांच लगी है, उसको अगर आप एल्कलाइन KMnO4 देते हैं तो उसकी जगह COOK आ जाता है। तो एल्कलाइन KMnO4 होता है, यस, बट अब KMnO4 तीन तरीकों से यूज होता है। 2014-15 का एक बहुत इजी क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या आया था जेई में। तब जेई नहीं बोलते थे, तब AI-EEE बोलते थे। उसमें ये क्वेश्चन आया जो यहाँ डायरेक्ट फिट होता है। क्या? पहले टॉपिक पढ़ते हैं। KMnO4 तीन तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। एक तो उसको आप लीजिए न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में, एक लीजिए प्रॉपर हाईली एल्कलाइन मीडियम में, और तीसरा भी आपको मिलेगा वन बाय वन। तीन अलग अलग तरीकों से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन, दोनों एक ही बात होगी। आपके डाउट सेशन में ये आता है। एनसीईआरटी में सिंगल हेडिंग में दोनों लिखे हैं, सब कुछ सेम है। तो कोई न्यूट्रल बोले तो भी उसको फेंटली एल्कलाइन मानिएगा, और वाइस वर्सा। उसमें मैंगनीज क्या बिहेवियर शो करता है, चेक, ये याद करना पड़ेगा। एक स्लाइड अभी लाऊंगी जिसमें तीनों एक साथ लिखूंगी, तब रटाऊंगी आपको कि अगर फेंटली एल्कलाइन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, एसिडिक है तो इतने इलेक्ट्रॉन, बेसिक है तो इतने इलेक्ट्रॉन, वो मैं भी आपको रटाऊंगी। बट पहले सिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचू, वही KMnO4 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 +7 से +4। अगर आप इतना ही याद रखते हैं तो मेरा पर्पस पूरा। जैसे ही आप देखते हो +7 से +4, तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस। अच्छा, इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। अब यहां पर उस साइड वाटर नहीं है क्योंकि फेंटली एल्कलाइन है। फेंटली एल्कलाइन है तो इधर आपको वो ऑक्सीजन पूरे करने के लिए 4 OH नेगेटिव लिखने पड़ेंगे। इफ यू रिमेंबर बेसिक मीडियम में हम यही करते थे, इस साइड जितने वाटर डाल रहे हो ना, इस साइड उतने ही OH नेगेटिव डाल दो, कुछ ऐसा किया करते थे हम H को कंपीट करने के लिए। एनीवेज 4 OH नेगेटिव, क्योंकि यहां पर 4 ऑक्सीजन थे, उसके लिए 4 OH नेगेटिव। अब आखिरी में आप देखोगे हाइड्रोजन के लिए यहां पर 2H2O। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको फेंटली एल्कलाइन या कह लीजिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में KMnO4 कैसे बिहेव करता है मैंने आपको बताया। अगर इस तरह से KMnO4 बिहेव करता है और आपको लिख के देंगे कि फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट दीजिए। इक्विवेलेंट वेट किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रेवल किए इसमें? 3, तो आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल जो मेरे सिलेबस में एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से बाहर के नहीं आ सकते इसमें, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी क्रैमिंग हो जाती है। तो अब क्या सभी को ये यहां पर याद हो गई? जैसे पिछली मैंने K2Cr2O7 वाली दोबारा याद दिलाना, सहज, आशीष, माधव। K2Cr2O7 में क्या क्या प्लस होता था और क्या बनता था? +14H, 6 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 2Cr+3 और इधर 7H2O, परफेक्ट। अब इसको याद, हाँ जी, वापस MnO4 नेगेटिव से MnO2 बना तो +7 से किस में गया? +4। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल? 3। तो अगर मेरे को ये और ये पता है तो ये बना लूंगी। अब उसके बाद मुझे नहीं पता है यह क्या करूं। जब मेरे को न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन बोलते हैं तो मुझे पता है मुझे OH का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ के ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर मेरे को OH डालना पड़ा। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। तो यहाँ क्या करूंगी? 4OH। अब यहाँ 4H हैं, तो उसके लिए मुझे कितने वाटर डालने पड़ेंगे?
2H2O, दैट्स इट। ये थोड़ा सा है ट्रिकी कि एल्कलाइन में सोच अलग तरीके से होती है, एसिडिक में सोच अलग तरीके से होती है। तो चलिए अब मैं पहला एग्जांपल लेती हूं। ऊपर की इक्वेशन मैंने माना आपको याद हो गई। पहला एग्जांपल मुझे कहा गया है आयोडीन को एल्कलाइन मीडियम, फेंटली एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है। शो आयोडाइड को, फंस गए हम। पिछले केस में मैंने आयोडाइड क्या बनाया था, I2, आपको पता था। आपको अब पता होना चाहिए अगर इसके सामने न्यूट्रल KMnO4 या फेंटली एल्कलाइन KMnO4 ले आए, आयोडाइड आयोडेट में बनेगा। दिस इज योर बोर्ड क्वेश्चन। कि हर कोई सोचता है I- को तो I2 में ही बनाना है, बना लेंगे, और गलत। आयोडाइड से आयोडेट बनता है अगर आप फेंटली एल्कलाइन KMnO4 उसके सामने लाए या न्यूट्रल KMnO4 उसके सामने लाए तो। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, आयोडीन से आयोडेट। आयोडेट अब मेरे को आना चाहिए, राइट। IO3 वैसे बता दूं, HiO3 ये है। कोई याद दिलाएगा ये कहां पढ़ा है हमने? ऑक्सा एसिड ऑफ आयोडीन। तब मैंने ना आपको ऐसे करा दिया था, HOIO2। तो आपको सब पता है इसका, बट देने का तरीका ऐसा है कि हम हिल जाते हैं कि हम पढ़ते कैसे हैं, कोई पूछता कैसे है। दिस आस्क फॉर गुड डिस्कशंस एंड गुड प्रैक्टिस। ये आपकी काफी डिस्कशंस और प्रैक्टिस और काफी टेस्ट से एक एक चीज आपको बार बार दिखाती जाएगी तो आपको आ जाएगी। एनीवेज, अब मेरे को फेंटली एल्कलाइन में ये इक्वेशन याद है, सब लिख लेंगे। अब इसके नीचे क्या लिखूंगी, I- से IO3। मुझे बताओ यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल, प्राकृति 6, कोपल भव्या कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल किया आयोडीन ने? यहां पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। मैं रिडॉक्स नहीं रिवाइज करा रही है आपको, इसलिए रुक रही हूं। +5 है यहाँ पे एवरीवन। तो -1 से +5 में कितना, 6? कंफर्म्ड। -1 से पहले 0 गया, 1, और 0 से +5। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इसको चाहिए होगा, 6। तो अब यहां मैंने 6 कैसे लिखा वो आपको पता लग गया। ऊपर क्या लिखा है, 3। ओवरऑल बनाने की मेरे को जरूरत है, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ×2 आ गया। और कोई चीज डबल आ रही हो बाई चांस, उसे काट दीजिएगा, अवॉइड डुप्लीकेशन। तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन, होपफुली नोट भी हो गई। दूसरी इक्वेशन, अब मैं आपको इसमें नहीं समस्या आने वाली, इसकी तो आदत होगी आपको। मैं क्या याद करा रही हूं, आयोडाइड से आयोडेट। सिमिलरली इसमें दूसरा एग्जांपल है थायोसल्फेट से सल्फेट। चेक। सल्फेट का तो सबको पता होता है, SO4 2 क्लास 9 से पकड़ा हुआ है। थायोसल्फेट में हमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट होता है S2O3। 2 है, अब उसकी जगह पे K2 आ जाए, Na2 आ जाए, या 2H आ जाए, एक ही बात है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी समस्या, क्या मेरे को इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती? इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दीजिए। ये तो बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए वैसे। +6, करेक्ट। ऑक्सा एसिड्स में बात भी हुई थी कुछ कुछ H2SO4 की। यहां डोंट ट्राई, डोंट ट्राई, ठीक है। कुछ लोग बता लेंगे, लेकिन मुझे पता है मेरे को ये बताना पड़ता है, बताना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज रिडॉक्स में आप फेस करते हो। मुझे थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर चाहिए, पता नहीं मैंने यहां बना रखा था, कहां मिस हुआ। अरे इतना छोटा सा बनाया है, चलो। थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर नहीं आता मेरे को, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दे सकती। ये रहा स्ट्रक्चर। देखिएगा, मैंने 2 सल्फर और 3 ऑक्सीजन सेट किए और 2 नेगेटिव चार्ज। अलग अलग है सल्फर की। अब इसको करने का तरीका क्या है, इस सल्फर की तो क्या है, सल्फर सल्फर के साथ कनेक्टेड है तो 0 ही होगा। दूसरे सल्फर की क्या है, +4। यानी मेरे को ये पता होना चाहिए, एक की 0 है, एक की +4 है। एवरेज ले लो चाहे, बिल्कुल। पहले मैंने एवरेज लिया, मेरे को लंबा लग रहा है, छोड़ो। एवरेज भी क्यों लूं मैं। एक सल्फर 0 से +6 में गया, दूसरा सल्फर +4 से +6 में गया, क्या दिक्कत है? एवरेज लोगे तो भी चलेगा, एक ही बात है। एवरेज लेके भी वही आनी है बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है यहाँ पे। तो एक सल्फर +4 से +6 गया तो कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए, 2। और एक गया 0 से +6, 6, 8 इलेक्ट्रॉन। ये एनसीईआरटी का है, सोच लो।
कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि 11th में थायोसल्फेट कराया होगा, वहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आइए, एवरेज लीजिए ना लीजिए कैसे भी करिए, ये आपका अपनी मर्जी कि कैसे आप कर रहे हो। तो यहां पर जब मैंने थायोसल्फेट से सल्फेट लिखा है तो मैंने 2 लिखना नहीं भूली मैं, 2 सल्फर थे। तो इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ? 8। अब बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको करना पड़ेगा 8 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। आपके 24 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कट जाएंगे, बाकी चीज ओवरऑल आप दे देंगे। तो यहां समस्या थी थायोसल्फेट से सल्फेट याद रखना, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद रखना, इनको ऐड करना, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना मस्ट नॉट बी अ बिग जॉब फॉर अस नाउ। डन, नोटेड। आगे चलो। तो ये कौन से वाला चल रहा है KMnO4? फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल? ऑल योर्स। ये लास्ट ईयर मैंने होमवर्क में दिया था बट आज पकड़ लिया क्योंकि आज प्लान था क्लास पूरा एक एक चीज लूंगी, क्योंकि आज चैप्टर नहीं खत्म करना। होमवर्क दे देती तो चैप्टर खत्म कर बैठती। मैंगनस सॉल्ट, जैसे फेरस होता है ना +2, वैसे ही मैंगनस, मैंगनीज +2 में याद करा रही हूं सिर्फ। और MnO2, तो मैंगनस सॉल्ट कोई भी आपको MnCl2 दे सकते थे, MnO दे सकते थे, कोई भी मैंगनस सॉल्ट देंगे, फेंटली एल्कलाइन KMnO4 साथ पकड़ा देंगे तो वो किस में जाके ऑक्सीडाइज होगा? MnO2 में। यानी +2 से किस में जा रहा है बच्चों? +4। देखना, मुझे बताना किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। खुद कर लेंगे ना ये? अगर आपके नोट्स कॉपी में ये होगा, इसे कंप्लीट तो खुद कर लेंगे, क्योंकि कंप्लीट करने के थ्रू ही आपको याद होगा, वरना तो सामने वाला कोई करता रहे तो मक्खन लगता है, और खुद करने लगो तो हाथ ना चले फिर। हो जाएगा बालको? यहां पर न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन KMnO4 खत्म हुआ। एक बार दोबारा इक्वेशन सोच लीजिए क्योंकि बदलने वाली है, कंफ्यूज ना हो। सिर्फ इतना याद रखो, 3 इलेक्ट्रॉन और MnO2, स्टार्टिंग प्रोडक्ट तो हर एक में सेम है। बस ये 2 चीज अभी एक टेबल बनाएंगे, आपको याद रहे किसमें कौन सी होती है। डन। एसिडिक, एसिडिक तो हम सोचते ही नहीं थे, हम तो एल्कलाइन KMnO4 लेके चल पड़ते थे। लेकिन KMnO4 जब एसिडिक लिया जाता है तो इक्वेशन देखना क्या फर्क आया, नोट कर लो, रट लो इसको। लास्ट ईयर बैलेंसिंग में नहीं करा होगा यार, ये स्कूल पेपर की है, बिल्कुल किया होगा। एसिडिक में सबसे ज्यादा किया है हमने, और स्कूल पेपर्स में बेसिक मीडियम में हम हमेशा वो वाली देते हैं जो पिछली थी, और एसिडिक में ये देते हैं। तीसरी जो अब आने वाली है वो +1 में देखी भी नहीं है, ये तो भर भर के है हमारी DPP में, रिडॉक्स में, हर स्कूल पेपर में गिनी चुनी तो आती हैं। फेरस के साथ यही तो है सबसे पहली जो हम करते हैं, चेक क्या फर्क है। जब एसिडिक लिया ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने निकल सकते हैं निकाल दो इसमें से। ठीक है, निकलने को तो 7 निकल सकते हैं बट इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली। Mn+7 से मैक्सिमम Mn+2 तक जा सकता है। मैंगनस सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल, ये काफी बनते हैं इजीली, और यहीं पर रुक जाती है बात। पढ़ा है हमने डी ब्लॉक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक ठाक स्टेबल है, क्योंकि 4s2 तो निकल ही रहे हैं, वो तो हर एक के निकल रहे हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने याद कर लिया, याद भी क्या किया, मैं सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग याद कर लूं तो 5 इलेक्ट्रॉन तो अब निकाल ही लोगे बच्चे। और इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 के चक्कर में मेरे को वाटर कितने डालने पड़ेंगे? 4। अब ये 8 प्रोटॉन क्यों डाले? सब कुछ सिमिलर चल रहा है, 8 प्रोटॉन क्यों डाले मैंने? इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? बाय 5। अब इसका एग्जाम्पल, ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट्स विद एसिडिक KMnO4। एग्जाम्पल, बोर्ड का क्वेश्चन है, शो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट्स विद acidic KMnO4. When acidic KMnO4, I know 5 electrons will be the same, 5 electrons and 8 protons. तो खैर ऑक्सलेट, पहले तो मेरे को ऑक्सलेट, क्योंकि रेडॉक्स में यही वाले तो वो बॉन्डिंग के केसेस हैं जो सल्फर और कार्बन के हमें कराने पड़ते होते हैं। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए, दोनों कार्बन की +3 कैसे है, स्ट्रक्चर देख के दोनों की +3 कैसे है चेक करिए, मैंने बना रखी है। इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, ऐड कर दिया तो +3। इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि दो सेम एटम्स में होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंट्रीब्यूशन
0 हो जाता है। तो दोनों कार्बन +3 वाले, अब इस तरह से कोई लिख के दे तो पहचान आती है, और अगर कोई इस तरह से लिख के दे दे तो दिक्कत आ जाती है। C2O4 के ऊपर 2 नेगेटिव। अब यहां पर मैं HH लगा सकती थी, ऑक्जेलिक एसिड, बात सेम थी। और ऑक्जेलेट देना है, तंग करना है आपको, तो मैं पोटेशियम ऑक्जेलेट भी दे सकती थी। स्पेक्टेटर आयन है, उसका तो कुछ होना ही नहीं, तो उससे नहीं घबराना। पोटेशियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट या ऑक्जेलिक एसिड, कार्बन का स्टेटस सेम रहेगा। तो +3 से किस में, और इसकी ऑक्जेलिक आपने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद भी कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है, जैसे फॉर्मिक एसिड, क्या बनता है? आपने देखा है ना, फॉर्मिक एसिड हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं कि ये बन गया तो इसके बाद तो एक ही चीज बची है, दैट इज CO2 प्लस वाटर। तो एसिड के बाद क्या बनता है? मेरी तो ऑर्गेनिक खत्म, आखिरी फंक्शनल ग्रुप है ये। एसिड के बाद अगर कुछ आप उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो उसको कंप्लीटली कंबस्ट कर रहे हो, दैट इज कंबशन। तो इसको भी तुम अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हो जो टॉप मोस्ट है, तो उसका तो कंबशन ही कर रहे हो तुम, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो +3 से क्या गया? +4। अब कंबाइन करना दोनों इक्वेशंस को, पहला है ये एसिडिक KMnO4 का, करना जरूर बच्चों। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहाँ कितने हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है, समझ आ गया ना, 2 कार्बन थे। तो इसको *5, इसको *2, और ओवरऑल लिख लीजिए, आदत पड़ जाएगी कि भाई कुछ अटपटा नहीं है इसके अंदर। 5 और 2 बड़े आराम से आते हैं बैलेंसिंग में, ऑक्सिलेट के आगे 5 आएगा। और ये इतना आपको प्रैक्टिस अब दी जाएगी, जब आप बोर्ड के लिए जाएंगे उससे पहले हम 7 या 8 प्री बोर्ड से पहले 7 या 8 मॉक टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट या दूसरे दिन, और उसको डिस्कस भी करते हैं। तो तब तक बच्चे बहुत कम आते हैं, मतलब 15-20 आ रहे होते हैं, उन्हीं में हमें 99 या 100 या 98 मिलते हैं। तो ये इतने बार आएगा आपको मॉक टेस्ट में कि आप भूल नहीं पाओगे, इतनी बार आएगा। बट उससे पहले मेरे पास एक शेर खड़ा है, जेई, तो उस तक इसको संभालना है, मुझे याद रखना है। ठीक है, क्लियर बच्चों? आ गया सबके पास? तो ये वाली इक्वेशन जरूर याद रखिए, 5 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ पिछली इक्वेशन में एन प्रोडक्ट क्या था Mn का? नहीं, +2 था, +4 था। सारा खेल यहां है, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रहे। कितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें? 3। इसमें कितने हैं? 5। ठीक है, तो एक इक्वेशन हुई मेरे पास। करो दूसरा खुद, कैसे करना है अपने आप बताओ मेरे को। ऑनलाइन वाले बच्चों, एक अकेली सानवी है जो कैमरा ऑन किए बैठी है, प्रभनूर बीच में था, उसके बाद गायब हो गया, सृष्टि का कैमरा खराब हो गया, अरीवा कभी ऑन नहीं करती है ना। गुरतेज कर लो ऑन, पॉसिबल हो तो। गुरबानी, ओहो, अनुबल भी आज ऑनलाइन है, क्या हुआ? मैम बैक में पेन है आज। चलो, हो सकता है कैमरा ऑन, पता चले हार्ड बेड पे लेट के क्लास लगा रहे हैं हम। बैक पेन का तो डॉक्टर सबसे पहले इलाज यही देते हैं, हार्ड बेड पे लेटो, जमीन पे सो। जी, क्या करूं इसका? ये क्या था? अब आप मेरे को एक चीज बताइए, आयोडाइड से आयोडेट कब बनता है? एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन या न्यूट्रल, क्योंकि एल्कलाइन अब आने वाला है ढंग का एल्कलाइन, इसीलिए एल्कलाइन नहीं बोलने दूंगी। फेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम दिया तब तो आयोडीन, पिछला केस आयोडेट में बनता है। एसिडिक दिया तो आयोडाइड आयोडीन में ही रहता है। अब बता दीजिए मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये देख के ऐसे लग रहा है ये तो हो जाएगा। ये याद रखना मुसीबत है, याद रहा तो हो जाएगा। तो अब इंटू इंटू कर लेंगे, ऊपर वाले को 5 से, नीचे वाले को 2 से। चलो, फिर से सल्फाइड, सल्फाइड का बढ़िया है, हर बार सल्फर में ही जाता है, ये तो रिपीट है मेरे लिए। लेकिन बैलेंसिंग में फर्क क्या होगा? पिछले केस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहां 5 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ नोट कर लो, आंसर इसका घर जाके बनाना, क्योंकि घर जाके बनाओगे तो एक बार दोबारा देखोगे तो याद होगा। हम्म, फेंटली अल्कलाइन। एक तो एल्कलाइन नहीं बोलना, क्योंकि अब अगली स्लाइड से फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। फेंटली एल्कलाइन मैंने पढ़ाया ही नहीं अब तक। नहीं नहीं, ऐसे कैसे पहले बता दूंगी मैं, मतलब रुको प्लीज। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तुम्हारा अंदाजा क्या है, +7 से किस में जाएगा? +5, थोड़ा सा गलत है। हाँ,
कौन रिड्यूस हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हो, कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा। KMnO4 तो हर केस में ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। +7 से किस में, अच्छा वो तो हर केस में रिड्यूस हो रहा है, किस केस में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन एवरी केस इट इज सेल्फ रिड्यूसिंग और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इस बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आया बेटा, खुद सोचो। पिछले वाले में +7 से किस में गए थे हम? +3 में। इसमें किस में गए? +7 से +2 में। एक हमने किया 3 इलेक्ट्रॉन का, एक हमने किया 5 इलेक्ट्रॉन का। ये हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, एक्सेप्ट करने का, छीनने का, और किसी चीज का फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये सल्फाइड वाला हो जाएगा बच्चों। खुद से इसको ओवरऑल आज के टेस्ट में है ये, अगर लाइट आई हम प्रिंट कर पाए तो आज के टेस्ट में इक्वेशन आपको खुद देनी है पूरी बना के। तीसरा जो लोग पूछ रहे थे, एल्कलाइन, फेंटली एल्कलाइन नहीं है, एल्कलाइन या वीकली एसिडिक, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। इस पे काफी लड़ाइयां पिछले बैचेस में हो चुकी हैं, और उससे मैंने यही सीखा, चुपचाप बोल दो कि ये करना है जो एनसीईआरटी ने लिखा है। कि ऐसे कैसे आप एल्कलाइन को वीकली एसिडिक कह रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले वाला क्या था, दूसरे वाला क्या था, एसिडिक, तीसरे वाला उस एसिडिक के कंपैरिजन में वीकली एसिडिक है। बस दोनों का कंपैरिजन मांग लेते हैं तो, अदरवाइज इसको, ये वो है एल्कलाइन जो प्रॉपरली मैं एल्कलाइन बोल रही हूं। एनीवेज, इसमें देखना मैंगनीज का क्या हुआ। अब आप सारे KMnO4 वाले रिएक्शंस को एक नए नजरिए से देखना शुरू करोगे ऑर्गेनिक के, कि इसमें है कौन से वाला। जब अब आपको मिलेगा ना कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है बाय यूजिंग फलाना KMnO4, अब आप सोचोगे ये कौन सा KMnO4 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन खींचा है, 3 खींचे हैं कि 5 खींचे हैं। ये उस वक्त आपको देख के किससे पता चलेगा? बाय प्रोडक्ट से। जो आपके बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको सजेस्ट करेंगे कौन से वाला है। चलिए खैर उस पर भी आएंगे। यहां सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सेम एज मॉलिक्यूलर मास। तो अब एक बार तीनों दोबारा देख लो, लिखी है हेडिंग मैंने, न्यूट्रल में क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है, एल्कलाइन में क्या होता है। यस, न्यूट्रल को हम फेंटली एल्कलाइन भी बोलते हैं, और इस एल्कलाइन को हम फेंटली एसिडिक भी बोलते हैं, या वीकली एसिडिक। चेक ऑल 3। सबका टारगेट बताओ, एंड बताओ, न्यूट्रल वाले का एंड बताओ अगर याद किया मेरे साथ तो। पूरा बताना मेरे को, प्लस वाले में नहीं। MnO2, क्या बात कर रहे हो, पक्का? +4। और इसका 5 इलेक्ट्रॉन वाले का Mn2+ है ना, मैं MnO नहीं लिख रही, Mn+2 लिख रही हूँ, और इसका तो खैर यही की है अभी। तो यहां पर ये तीनों कंपैरिजन, तो जो 2015-16 का, मैं नहीं 14-15 का आपको मैं जेई का क्वेश्चन बता रही हूँ, वो क्या है, आपको ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं और 3 इक्वेशन पूरी दी हैं, और पूछा है देयर इक्विवेलेंट वेट रिस्पेक्टिवली इज। 4 ऑप्शन, जिसमें इसका इक्विवेलेंट वेट क्या दे रखा है, मोलर मास बाय 3, बाय 5, बाय 1 रिस्पेक्टिवली। अगले में इनको ऑब्वियसली, ये तो मैंने करेक्ट आंसर बोला, फ्लिप कर दिया, ये है